हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सबका हमारे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जो कि डील करता है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से। इसमें हमारा मुख्य जो फोकस होगा वो होगा भारत के फीचर्स को समझना, फिजिकल फीचर्स को, चाहे माउंटेन्स हो, प्लेन्स हो, पेनिनसुला हो या डेजर्ट हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो प्रमुख इसमें टॉपिक्स हैं वो इस तरह से हैं। बेसिकली फिजिकल फीचर्स, उसके अंदर के अलग अलग कंपोनेंट, चाहे वो प्लेन्स हो, प्लेट्यू हो, डेजर्ट, इन सभी के बारे में हम समझेंगे। तो एक तो बात क्लियर है कि जब हम इंडिया के नक्शे की बात करते हैं, इंडिया के मैप की बात करते हैं, तो इंडिया में विविधता भरपूर है। चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो प्लेट्यू हो या प्लेन्स हो, वो सब है। इनके पीछे का एक कारण होता है। इन सभी कारणों को समझने की हम अभी कोशिश करने वाले हैं। अगर हम इस नक्शे को देखें तो हमें दिख रहा है कि इंडिया के हर तरफ ऑलमोस्ट एक अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक अलग अलग तरह की फिजिकल फीचर्स हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पहाड़ हैं, माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स, यहाँ रेगिस्तान दिख रहा है आपको, इधर आपको डेक्कन में प्लेट्यू दिख रहा है, फिर यहाँ आपको ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स दिखाई देंगे, और ऑफकोर्स आइलैंड्स तो हैं ही, चाहे वो लक्षद्वीप के हों या अंडमान निकोबार के हों। एक लंबी कोस्ट लाइन है, यहाँ पर एक बड़ा सा प्लेन भी है, चाहे वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो या इंडस प्लेन हो या गैंगेटिक प्लेन हो, तो ये प्लेन भी है। ये ऐसा क्यों है? देखिए, इनके पीछे एक बेसिक कहानी है, हम आज सब कवर करेंगे। कि फिजिकल फीचर्स की बात आती है तो इसमें सबसे प्रोमिनेंट फिजिकल फीचर क्या दिखता है आपको? आप किसी भी जगह जाते हैं तो आप सबसे पहले वहाँ क्या देखते हैं? वहाँ आप देखते हैं मिट्टी, यानी वहाँ की सॉइल का कलर, वहाँ की सॉइल कैसी है, मतलब रेतीली है, सैंड है, या वहाँ का जो एरिया है वो रॉकी है, माउंटेनियस है, कैसा है? वो आपको ये बताता है कि उस रीजन की बेसिक फॉर्मेशन कैसे हुई है। ठीक है, अगर आपने रॉक के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको पता है 3 तरह के रॉक्स होते हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो उससे आपको रॉक देख के पता लगता है कैसा रॉक है। अगर इग्नियस रॉक होगा तो वो ज़रूर सीधी रूप से ज्वालामुखी के थ्रू बाहर आया होगा, उसे आप इग्नियस रॉक कहते हैं, जो कि मैग्मा बाहर आता है धरती के किसी लीकेज से बाहर आके सरफेस पे फैलता है अंदर से, उसे आप इग्नियस रॉक कहते हैं। जो सेडिमेंट के थ्रू जमा होते हैं रॉक, उन्हें आप सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और जो बहुत सारे सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक जो प्रेशर के अंदर, टेम्परेचर चेंजेस के अंदर आके अपना रूप बदलते हैं ना, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। हर रॉक का एक अलग प्रकार का कलर होता है, ये हमें पता है। वो सब रॉक फॉर्मेशंस होती है किस वजह से? एक, कहीं पर भी इग्नियस रॉक क्यों होगा? क्योंकि वहाँ कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा। तो ज्वालामुखी विस्फोट यानी वॉल्केनिक इरप्शन, जिसकी वजह से इग्नियस रॉक फॉर्म हुआ होगा, उस वॉल्केनिक इरेक्शन को आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे एक जियोलॉजिकल फेनोमिनन, मतलब कोई जियोलॉजिकल घटना घटी जिसके कारण विस्फोट हुआ और वहाँ इग्नियस रॉक बने। कहीं हो सकता है कोई एरिया ज़मीन में कहीं धंस गया और कुछ सालों तक धंसा रहा, प्रेशर पड़ता रहा, तो वहाँ के रॉक्स की फॉर्मेशन दूसरी हो जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे जिस समय में जो एरिया डेवलप हुआ, जैसा डेवलप हुआ, वहाँ के रॉक और वहाँ की फीचर्स वैसे चेंज होंगे। दूसरी कहानी जो सेडिमेंट्री रॉक की है वो कैसी होगी? कि जहाँ पर जैसा इरोजन हुआ, फॉर एग्जांपल नदियाँ कहीं ज़्यादा बह रही हैं, वो नदियाँ बहुत सारा अवसाद अपने साथ ला रही हैं, वो अवसादों के साथ कुछ मिट्टी, पत्थर, कंकड़ जमा करती रही। ठीक है, फिर वो नदी हज़ारों सालों तक कंकड़ पत्थर जमा करती रहेगी, तो वहाँ वो कंकड़ पत्थर या अवसाद जो नदी जिस प्रकार का लाएगी, वहाँ उस प्रकार का एरिया बनकर तैयार होगा। तो इसलिए आप जो इंडिया का प्लेन्स हैं, स्पेसिफिकली जहाँ पर नई मिट्टी बार बार नदियों के द्वारा डिपॉजिट की जाती है, वहाँ की सॉइल का जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको दूसरा देखने को मिलेगा। ये क्या दिखाता है? कि ये सारे फीचर्स, चाहे वो सेडिमेंटेशन के फीचर्स हों, सेडिमेंट डिपॉजिट हुए, डिपोजिशनल फीचर्स हो, इरोजन हो, या फिर जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम की वजह से भी आपको अलग अलग फॉर्मेशंस अलग अलग देखने को मिलती है। ये तो हो गया कैसे सॉइल टाइप है, वो कैसे चेंजेस हुए। ये तो इन प्रोसेस की बात हो गई। पर प्रोसेस से पहले कहानी ये है कि वो मिट्टी वहाँ ऐसी आई क्यों, वो ऐसी वहाँ बनी क्यों। तो ये 2 कॉम्पोनेंट हैं जिनको हम अभी कवर करेंगे। तो देखिए, शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि बेसिक लेवल क्या है, कि प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी क्या होती है। अर्थ के साइंटिस्ट कहते हैं कि इंडिया की जो अर्थ की लेयर है वो 3 तरह की है: कोर, मेंटल और क्रस्ट। अपर मेंटल का हिस्सा और जो क्रस्ट का हिस्सा है, कुछ हिस्सा मिलाकर क्या बनाता है? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर के अंदर होते हैं प्लेट्स, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये प्लेट्स के अंदर आपका इधर नीचे मगमा दबा रहता है, यहाँ पर मगमा दबा हुआ है, या जिसे आप बाहर आने के बाद लावा भी कहते हैं। तो ये मूव करते हैं, जैसे जैसे ये मूव करते हैं उस प्रकार से फॉर्मेशन ज़मीनों में बदलती रहती है, कुछ उबड़ खाबड़ बातें होती रहती हैं। उनकी वजह से धरती के सरफेस पे स्ट्रेस क्रिएट होता है। स्ट्रेस कैसा होता है? या तो फोल्डिंग होती है, वो मुड़ जाते हैं, या फॉल्टिंग होती है, वो अलग अलग हो जाते हैं, या वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है। वो कैसे होता है? तो चलिए वो देखते हैं। अब देखिए, जो अर्थ की टॉप मोस्ट सरफेस है ना, जो जिस सतह पर है, वो क्या सतह है? वो है क्रस्ट।
क्रस्ट के साथ साथ क्या होता है, थोड़ा सा अपर मेंटल का हिस्सा होता है, जो हिस्सा बनता है प्लेट्स का। यहाँ पर क्या होती है, प्लेट्स, ठीक है। और ऐसी प्लेट्स होती हैं, तो प्लेट्स आपस में जब भी टकराएंगी या आसपास से गुजरेंगी तो क्या हो सकता है, प्लेट मूवमेंट, कोई भी आप 3 तरह की कोई भी प्लेट्स अगर आप खुद से भी रखें, कागज़ के टुकड़े ही जमा करें और एक दूसरे के आसपास से गुजरें तो क्या हो सकता है, एक तो वो डाइवर्ज कर सकती हैं ऐसे अलग अलग तरीके से, या वो कन्वर्ज करेंगी तरफ से आके टकराएंगी, या वो ऐसे करके स्लिप अप करेंगी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये प्राइमरली 3 तरह की चीज़ें होती हैं प्लेट की मूवमेंट जब होती है, धरती के प्लेट्स की मूवमेंट, क्योंकि ये गोल धरती है, इसकी अपर सरफेस प्लेट की तरह है, तो या तो 2 प्लेटें आपस में से टकराएंगी या 2 प्लेटें ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी तो यहाँ कुछ घर्षण उत्पन्न होगा, या फिर कोई प्लेट ऐसे ऐसे हल्का सामने सामने से भी घर्षण करके स्लिप करेंगी। तो ये 3 ही कारण हो सकते हैं जो प्लेट्स के साथ हो सकते हैं। तो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होता है, उन फेजेस की वजह से अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के सरफेस पे चेंजेस आते हैं। जब प्लेट एक दूसरे की तरफ आते हैं तो वो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाते हैं, मतलब एक तरफ आ रहे हैं, ये हो गया कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये हो गया कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये वाला, ये अलग अलग जा रहे हैं तो ये क्या है, डाइवर्ज कर रहे हैं, मतलब डाइवर्जेंट है। और ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, स्ट्राइक स्लिप कर रहे हैं, कहेंगे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी मूवमेंट होगी, लेट्स से अगर मैं आपको कोई कन्वर्ज कर रहे हैं, यहाँ से कुछ आया, यहाँ से कुछ आया, ये एक दूसरे के अंदर, या तो ये हिस्सा इसके अंदर घुस गया या ये टकरा गए, तो यहाँ पर एक बल्ज दिखेगा आपको, मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ। लेट्स से 2 कारें आपस में आके टकराती हैं तो क्या होता है, कोई हिस्सा ऊपर की तरफ उड़ जाता है, उबड़ खाबड़ मच जाता है। यहाँ पे 2 प्लेट सामने से आई, जब प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो निश्चित रूप से आपको एक उबड़ खाबड़ हिस्सा ऊपर बनता दिखाई देगा। जब कन्वर्जन बाउंड्रीज मिलती हैं तो आपको इसी प्रकार से एक बल्ज मिलता है, मतलब उभार मिलता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, 2 चादरें या 2 आप किताबें या कॉपियों का पन्ना भी आपस में अगर टकराए तो एक बल्ज मिलेगा। ये बल्ज जो कन्वर्जन बाउंड्री पे बनता है, ये अक्सर माउंटेन्स बनाता है, जो होते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ऐसे फोल्ड माउंटेन्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, यानी हिमालयाज में। मैं फिर से बताता हूँ कि जो कन्वर्जन बाउंड्री है, कन्वर्जेंट जब प्लेट्स आके कन्वर्ज करेंगे, जब मिलेंगे तो यहाँ से उठान सा बनता है, तो वहाँ कन्वर्ज करके कोई फॉर्मेशन होगी तो वो ऐसी होगी। डाइवर्ज जब करेगी तो एक दूसरे से छोड़ के अलग बाहर की तरफ निकलेगी, तो इसमें एक अलग फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ से हो सकता है कि लावा विस्फोट हो जाए डाइवर्जेंट के थ्रू, या फिर यहाँ कोई रिफ्ट वैली बन जाए, ठीक है। कोई हिस्सा अलग अलग ऐसे टूट के अलग अलग हो रहा है, ये हिस्सा अगर है मान लीजिए अलग अलग टूट के अलग अलग पीछे की तरफ खिसक गया, यहाँ कोई स्पेस बन गया, तो हो सकता है यहाँ से एक रिफ्ट वैली बन गई जहाँ से कोई नदी बह सकती है, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन कुछ समय के लिए हो सकता है। ये ट्रांसफॉर्म स्लिप अप जब होते हैं तो क्या हो सकता है, अगर 2 प्लेट्स इस तरह से हैं, कोई आगे गया कोई पीछे गया, तो क्या हो सकता है, इस रीजन में कोई खाई बन सकती है, ठीक है, या यहाँ पर कोई एक ऐसा लेक टाइप का कुछ फॉर्म हो सकता है। तो अलग अलग वजह से अलग अलग चीज़ें फॉर्म करती हैं। तो इवोल्यूशन कैसे होता है प्लेट मूवमेंट्स को लेकर, तो कैसे होती है प्लेट मूवमेंट्स, हमने देखा इस तरह से। और प्लेट मूवमेंट का एक और फिगर देखते हैं कि जब कन्वर्जेंट बाउंड्री है तो ऐसे प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी तो भी दिख रहा है, यहाँ आपको उभार दिखेगा, या डाइवर्ज कर जाएंगे तो यहाँ आपको गैप दिखेगा, और जब इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो नए फॉर्मेशन भी बना सकती हैं। तो ये हमने बेसिक देखा कि लैंड मास की हमने जो पहली कहानी थी वो हमने देखी थी कि कैसे कैसे जो प्लेट मूवमेंट्स हो रही है उसकी वजह से जो बदलाव होते हैं। अब प्लेट मूवमेंट्स की वजह से बदलाव हुए, पर जो धरती के कॉन्टिनेंट्स का शेप आज हम जैसा देखते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, हमेशा वैसे कॉन्टिनेंट नहीं थे। पहले लैंड मास अलग तरह का था। 2 प्रमुख लैंड मास थे, गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड, या उससे पहले पेंजिया था, पेंजिया टूटा तो 2 फिर अलग तरह से लैंड फॉर्म होने स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से जो सबसे पुराना लैंड फॉर्म था, मतलब मोस्ट ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म, वो था गोंडवाना। गोंडवाना के हिस्से में क्या क्या आता था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, सारे एक लैंड का टुकड़े थे गोंडवाना लैंड के, ठीक है। मूवमेंट्स हुई, इसकी वजह से क्या हुए, सारे हिस्से टूट गए। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी उसमें, वो गोंडवाना लैंड से टूट के नॉर्थ की तरफ गई, ठीक है। जैसे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अगर हम मान लें, ये वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्से ये टूट के नॉर्थ की तरफ गए और एक नया फॉर्मेशन बनाया। अब कैसे गए, चलिए थोड़ी क्लैरिटी करते हैं। इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट कैसे हुआ तो ये देखते हैं। ये पहले कहा जिसमें को पेंजिया था, ठीक है, पेंजिया था एक, ये टूटा। पेंजिया में सारे लैंड फॉर्म जितने आप देख रहे हैं आज, चाहे आपका नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, यूरोप हो, एशिया हो, ये सभी लैंड फॉर्म्स थे, सब एक साथ थे। तो इस बड़े से लैंड फॉर्म को हम क्या कहते थे, पेंजिया, ठीक है। देख रहे हैं सब कनेक्टेड है। इधर टीथिस ओशन था और बड़ा सा एरिया था, ये यूरेशिया का रीजन जो था, और नॉर्थ अमेरिका का रीजन इधर उधर था। फिर ये हिस्से अलग अलग टूट के अलग अलग होने लग गए, फिर 2 हिस्से बन गए, लॉरेशिया और गोंडवाना। ये हमारा गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड और यूरेशिया में क्या हुआ कि जो यूरेशियन प्लेट्स हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है, वो यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, ये वाली प्लेट
इंडोस्ट्रियल प्लेट, ये प्लेट इधर खिसक खिसक के जाके इनसे टकरा गई। जब यहाँ गई तो इनमें क्लैश हुआ, ठीक है, और ये जो क्लैश होगा तो इस क्लैश की वजह से ऊपर आई है और यहाँ पर कुछ पहाड़ों का निर्माण हुआ, ठीक है। अभी हम और डिटेल में करेंगे ये, अभी इसकी वजह से आपका ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह का। तो ये हुआ कैसे, ये देखते हैं। ये आपकी मूवमेंट है प्लेट्स की, ये इंडोस्ट्रियल प्लेट है जो आके इधर लग गई। तो क्या हुआ, जब भी ये प्लेट अंदर आई तो ये देख रहे हैं यहाँ पर एक आपको लिफ्ट सा दिख रहा है, यहाँ ये प्लेट अंदर की तरफ धंस गई, इस तरफ कन्वर्ज कर गई। तो जब कन्वर्ज हुआ तो यहाँ एक फोल्ड बना, फोल्ड कैसे बना, यहाँ पे तीथिस सागर था, इस सागर का जो स्लिट था, मतलब जो यहाँ का मलबा था वो ऊपर की तरफ उठा और वो आपका हिमालय फॉर्म कर गया। इस तरह से फॉर्मेशन आपका हिमालय का। इसका एक और तस्वीर हम देखते हैं। इस तरह से गोंडवाना लैंड ये हिस्सा टकराया और आपके अलग अलग हिस्से बनते चले गए। और जो तीथिस सागर था ना, ये देख रहे हैं तीथिस सागर था, इसमें फॉर्मेशन चेंज हुई और यहाँ आपका अपलिफ्टमेंट्स हुआ, जिसकी वजह से आपको आज हिमालय देखने को मिलता है जो कि एक यंग फोल्ड माउंटेन है। तो अगर हम एक बार बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग दोबारा करने की कोशिश करें तो देख, तो जो हमारा पेंजिया था, फिर वहाँ से लॉरेशिया गोंडवाना हुआ, फिर वो प्लेट्स की मूवमेंट हुई, दूसरे टकराई और डिफरेंट चेंजेस आए, जिसकी वजह से जैसा हम आपको आज हमें वर्ल्ड दिख रहा है वो इस तरह का दिख रहा है। ये हमें बेसिक कहानी समझ आ गई। जो मूवमेंट थी वो कैसे हुई वो हमने देखा। माउंटेन्स क्यों फॉर्म हुए, क्योंकि प्लेट एक दूसरे में टकराए और यूरेशियन प्लेट और ये प्लेट से आपस में टकराई, इंडोस्ट्रियल प्लेट। तो इस तरह से आपको ये देखें, ये इंडोस्ट्रियल प्लेट का हिस्सा है, ये आके यूरेशियन प्लेट से टकराया तो यहाँ आपको फोल्ड माउंटेन्स बने, कन्वर्ज कर गए प्लेट। उस तरह से अलग अलग कन्वर्जन हुए अलग अलग एरियाज़ में। तो हमारे एरियाज़ में क्यों हिमालय पर्वत बना ये हमें पता लगा। एक कहानी में पता लगी कि पर्वत क्यों फॉर्म हुए। अब क्योंकि ये प्लेट यहाँ से चली आ रही है तो कुछ एरिया जो था इसका, जो कि हम अरावली का रीजन जिसे हम कहते हैं, चाहे वो राजस्थान के बाद का रीजन जो आपका है, वो रीजन बहुत पुराना है। वो कभी समंदर के अंदर नहीं रहा, वो इंडोस्ट्रियल प्लेट का पार्ट था और वो आके इससे सीधा आके टकराया, वो ऐसा कभी सबमर्ज नहीं हुआ। तो वो जो रॉक है उस रीजन में वो सबसे पुराना दुनिया का रॉक माना जाता है। वो भी एक कहानी है, अब उसको भी हम कवर करेंगे धीरे धीरे। तो हमने ये एरिया तो कवर कर लिया कि क्या कैसे कैसे तीथिस सागर जो था, इसमें जो स्लिट था, इसके अंदर जो भी जब टकराव हुआ दो पर्वतों का, तो इस दो प्लेट्स का, तो वहाँ पर्वत निकले और जो डिपोजिशन था वहाँ पे उसके अंदर क्या आ गया, सेडिमेंट भर गए। नदियाँ आती थी, सेडिमेंट भर गए। अब आप कहेंगे कि भाई ये जो हिमालय बन गया, नदियाँ कहाँ से आ गई यहाँ। देखिए, इस रीजन में कुछ नदियाँ हिमालय बनने से पहले भी बहती होंगी और जो आज भी बह रही हैं उन्हें कहते हैं हम एंटीसीडेंट रिवर्स। एंटीसीडेंट रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जो किसी लैंडफॉर्म के बनने से पहले भी बह रही थी और जब वो लैंडफॉर्म बना तो उसने उनके बीच से निकलकर अपना रास्ता बनाए रखा। इंडिया में अलकनंदा हो गई या ब्रह्मपुत्रा हो गई, ये सारी एंटीसीडेंट रिवर्स हैं, मतलब ये हिमालय बनने के पहले भी एग्जिस्ट करती थी। अब हमने ये देखा। अब हम एक चीज़ और गौर करें कि जियोलॉजिकली जो इंडिया का पेनिनसुलर हिस्सा है, पेनिनसुला इसे कहते हैं इंडिया का, पेनिनसुला वो हिस्सा होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, या फिर कोई अगर लैंड एरिया जो हिस्सा तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे आप पेनिनसुला कह सकते हैं। तो पेनिनसुला, इंडिया का पेनिनसुला देखिए, ये दुनिया का सबसे एंशियंट लैंड मास में से एक है। क्यों? क्योंकि एक पहले ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था जो कि कभी समुद्र के अंदर रहा नहीं, ये वहाँ से आया और अटैच हो गया, और ये जो नया रीजन आपका उत्पन्न हुआ था हिमालय का, वो तो उसकी वजह से उत्पन्न हुआ था। फिर यहाँ पर कुछ नदियाँ बहती थीं, इन नदियों ने आसपास आके मलबा जमा करना शुरू किया। मलबा जमा होते 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 हज़ारों सालों में एक नया प्लेन बन गया। चाहे गंगा की नदी हो, चाहे वो इंडस की नदी हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, इन सभी नदियों ने क्या किया, ये इस रीजन में धीरे धीरे, यहाँ आपका पर्वत बन चुके थे, यहाँ आपका पेनिनसुला का हिस्सा पहले से था, यहाँ के रीजन में वो नदियों ने धीरे धीरे अवसाद जमा करने शुरू कर दिया। हज़ारों सालों में अवसाद एक प्लेन बनाते चले गए, जो प्लेन आज हम देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हैं, जहाँ हमारी बड़ी पॉपुलेशन रहती है। बल्कि अगर आप पेनिनसुला में जाएँ, जहाँ आपको बड़े चट्टान दिखेंगे, वो बेसिकली अरावली का रीजन जो हम देखें, वो रीजन बहुत पुराना है, बहुत सालों पुराना है। वो रॉक दुनिया की सबसे पुरानी रॉक्स में से एक है, जबकि हिमालयन जो सिस्टम है वो काफ़ी यंग है, फोल्ड माउंटेन है। तो इस तरह फॉर्मेशन हुई थी इस कहानी की। अब हम देखते हैं कि जो इंडिया का, जैसे मैंने आपको बताया कि पेनिनसुला का रीजन, ये रीजन जिसे हम कह सकते हैं ब्रॉडली, ये ओल्डेस्ट रीजन है। ये जियोलॉजिकली बहुत पुराना है। क्योंकि जियोलॉजिकली बहुत पुराना है, इस वजह से इस रीजन में बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, किसी भी चीज़ को डिकम्पोज होने के लिए बहुत समय मिला होगा। कोई जानवर यहाँ रहे होंगे तो वो डिकम्पोज हो गए होंगे, कई सारी घटनाएं घटी होंगी। और ये जब भी जियोलॉजिकल कंपोजिशन पुराना होता है, प्रेशर या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वहाँ पर आपको क्या बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। इसलिए आपको पेनिनसुलर इंडिया के ही हिस्से में, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो साउथ का हिस्सा हो, वहाँ आपको बहुत सारे रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं जो अदरवाइज आपको प्लेन्स में नहीं दिखते। आपको कभी भी उन एरियाज़ में बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, चाहे वो कोल के हो या पेट्रोलियम के हो। तो ये भी एक रीजन है, ऐसे आप दिमाग लगा के समझ सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा इसके पीछे।
अब देखिए, अगर आप इंडिया के माउंटेन सिस्टम की बात करें हिमालयस की, वो कैसे माउंटेन्स है, काफ़ी यूथफुल है, काफ़ी युवा है, क्योंकि हाल के समय में फॉर्म हुई है। अरावली वगैरह ज़्यादा पुरानी उनसे माउंटेन्स है। कैसे फॉर्म हुए हैं? जो प्लेट मूवमेंट के थ्रू फॉर्म हुए। नॉर्दर्न प्लेन में क्या हुआ? एलोवियल डिपॉजिट्स हुए। एलोवियल डिपॉजिट्स क्या हुए, कैसे हुए एलोवियल डिपॉजिट्स? क्योंकि वहाँ जो नदियाँ थी और जो प्लेट्यू था उसका जो हिस्सा था वो या तो डिपॉजिट हो गया, नदियों ने बहुत कुछ जमा किया वहाँ, इसकी वजह से एलोवियल डिपॉजिट हुए। और पेनिनसुला में क्या है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्यों है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि वो कभी समुद्र में डूबे नहीं और काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला चीज़ों को प्रेशर बनाने का, जिसकी वजह से वहाँ के माउंटेन्स की फॉर्मेशन मेटामॉर्फाइज हो गई और हमें मेटामॉर्फिक रॉक्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं उस रीजन में। अब देखते हैं मेजर फिजिकल डिवीजन। देखिए, हमने अभी तक जो समझा उसका एक सार बनाऊँ। जो माउंटेन्स हैं वो क्यों बने? क्योंकि प्लेट मूवमेंट्स हुई। जो बेसिक पेनिनसुला है वो पुराना है और वो कभी भी ज़्यादा सबमर्ज नहीं हुआ, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पुराना है, काफ़ी ज़्यादा समय मिला माउंटेन्स को मेटामॉर्फाइज होने के लिए, इसलिए मेटामॉर्फिक रॉक्स वहाँ ज़्यादा मिलते हैं, रिसोर्सेज भी ज़्यादा मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन की, जो इंडिया के बेसिक फिजिकल फीचर्स हैं। फिजिकल फीचर्स में सबसे प्रमुख फिजिकल फीचर है वो क्या है? वो है हिमालयन रेंज। अगर आप इंडिया की हिमालयन रेंज की बात करें, जो इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट एरिया पर मिलता है, यहाँ मिलता है, इसके ऊपर बहुत सारी, जैसे ये कुल्लन माउंटेन्स है जिन्हें पामीर नॉट कहते हैं, ये हमारे इंडिया के ठीक ऊपर है। यहाँ के बाद आपका हिमालयन रीजन स्टार्ट होता है, जिसके अंदर कई सारे रेंजेस हैं, कई सारे पासेस हैं। अब अगर हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, हिमालयन माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा यंग है और फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स है, यंग माउंटेन्स है, इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर्स बनाते हैं और ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में है। ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फॉर्म किए हुए हैं और दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन्स यहाँ पर फॉर्म करते हैं। ऐसा क्यों है भाई? क्यों इतने बड़े माउंटेन्स हैं? एक तो पहली बात, क्योंकि यंग है तो ज़रा अभी तक इरोजन नहीं हुआ है, ज़्यादा समय उन्होंने देखा नहीं है, और ये फॉर्म ऐसे हुए थे जहाँ दो प्लेट्स कन्वर्ज कर रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा एक हाइट इनको मिली, तो और डिपोजिशन भी हुआ और आसपास का रीजन भी ऐसा है जो इनको सस्टेन करने में मदद करता है। पर जब हम हिमालय की बात करें तो हिमालय को हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं? हिमालय को हम डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरली 3 रीजन्स में, द ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालयस और शिवालिक्स। ग्रेट हिमालयस का रीजन ये प्रमुख है, जहाँ बड़ी बड़ी आपको चट्टानें दिखेंगी, जहाँ की एवरेज हाइट लगभग 6000 मीटर के आसपास बढ़ती है। फिर आपका लेसर हिमालयस आता है, फिर आपका शिवालिक आता है। शिवालिक वो रीजन है जो कि एक तरह से जहाँ पे पर्वत हिमालय का रेंज खत्म हो जाता है। तो ये 3 प्रमुख रेंजेस हैं। जो सबसे टॉप मोस्ट रेंज है जिसे हम ग्रेटर हिमालयस कहते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश से लेकर कश्मीर के रीजन में अलग अलग विड्थ की होती है। विड्थ मतलब यहाँ ज़्यादा चौड़ाई है, इधर कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा था और इधर कम प्रेशर पड़ा था। जहाँ कम प्रेशर पड़ेगा वहाँ विड्थ थोड़ी ज़्यादा होगी, जहाँ ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा वहाँ विड्थ कम होगी। मतलब अगर लेट्स से ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराई हैं, ये रीजन ऐसे टकरा है, यहाँ पे अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ऑब्वियसली ज़रा एरिया ज़रा धंस जाएगा। तो धंसा हुआ रीजन आपको किधर दिखता है? ईस्ट में, मतलब अरुणाचल प्रदेश के पास, जहाँ विड्थ 150 किलोमीटर। कश्मीर के रीजन में आपको 400 किलोमीटर्स की आपको विड्थ दिखती है हिमालयस की। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा दबाव पड़ा, इसलिए यहाँ पे पहाड़ों की साइज़ भी बड़े बड़े हैं। अब देख लें, यहाँ पे आपको एवरेस्ट मिलेंगे इस रीजन में, और जितने भी रीजन आपको मोस्टली वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में ज़्यादा बड़े माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस जो हमने सीख लिया। अब अगली बात आती है जो नॉर्दर्न हिमालयस है, जो सबसे पहले ग्रेटर हिमालयस जिन्हें कहते हैं, उन्हें हिमाद्री भी कहते हैं। एवरेज हाइट कितनी है? लगभग 6000 पीक्स की। सबसे बड़ी हिमालयन पीक यहीं पर है। क्या कहानी है इस रीजन की? कि वही जैसे मैंने बताया, डिपोजिशन की कहानी है और प्रेशर प्लेट्स का कितना ज़्यादा रहा, उस हिसाब से वहाँ की माउंटेन्स की हाइट अलग अलग हो गई। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हिमाद्री में सबसे रगड माउंटेन सिस्टम है, और उसके बाद जब हम नीचे उतरते हैं तो कौन सा माउंटेन सिस्टम आता है? हिमाद्री। और उसकी हिमाद्री या हिमाचल या लेसर हिमालय। इस रीजन में कॉम्प्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक है, वो थोड़ा कॉम्प्रेशन हुआ है, थोड़ा चेंजेस फॉर्म है। इनका कितना वेरिएशन है? 3500 से लेके 4500 रीजन तक का इसका नॉर्मल हाइट है, एवरेज हाइट। तो जो बड़े हिमालय पीक्स हैं, जो माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा या धौलागिरी, वो सारे आपको ग्रेटर हिमालयाज में आते हैं। तो अब इसके बाद अगर हम देखें तो जो हिमाचल का रीजन है, यानी मिडिल हिमालय जिसे कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे रेंजेस हैं, चाहे पीर पंजाल हो, धौलाधार हो, महाभारत रेंज हो, इसके अलावा कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली, ये सारे जो रहने वाले रिहायशी एरियाज आपको मिलते हैं, जहाँ पॉपुलेशन आप आज देखते हैं, वो सभी इसमें आते हैं। और आउटर मोस्ट रीजन कौन सा है? शिवालिक्स। शिवालिक्स जो आपके नॉर्मली हिल स्टेशन टाइप आपको देखने को मिलेंगे और जहाँ दिखते हैं वो आपके शिवालिक्स में आते हैं। अपर रीजन में कांगड़ा, कुल्लू वगैरह भी हिल स्टेशन हैं, पर वो ज़्यादा हैबिटेबल है कंपैरेटिवली अपर हिमालयाज के। इनकी एक्सटेंट शिवालिक्स की कितनी है? 10 से 15 किलोमीटर, और हाइट जो है वो बहुत कम होती है, 900 से सिर्फ 1500 मीटर हाइट तक के यहाँ पे रेंजेस होते हैं।
यहाँ जो रेंजेस आते हैं इसमें अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं जो कि रिवर्स के द्वारा हिमालय से लाए गए। यहाँ पर थिक ग्रेवल मिलते हैं, मतलब जो आपके पत्थरों के साइज़ है वो काफ़ी बड़ी होती है। एलुवियम कुछ देखने को मिलता है जो ऊपर नहीं को देखने को मिलता। और हिमालय और शिवालिक के बीच का रीजन जो है ना, उन्हें हम दून कहते हैं। मतलब वो एक बाउंड्री बनाता है शिवालिक्स और हिमालयस के बीच में, लेसर हिमालयस के बीच में। दून मतलब देहरादून हो गया, कोटली दून, पाटली दून, जहाँ पर हिल स्टेशन बहुत सारे हैं। इसके अलावा अगर आप और नॉर्थ में जाए तो द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार जैसे रीजन्स, ये रीजन्स कहलाते हैं। बाउंड्री होती है एक तरह से इन दोनों की, जहाँ से आपके शिवालिक्स और लेसर हिमालयस का डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होता है, वहाँ दून्स और द्वार्स बनते हैं, ऐसा नाम दिया गया है। अब देखिए हिमालय को अब वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड करते हैं। इसके अलावा रिवर वैली का डिवीजन जो होता है ना, वो भी उससे भी डिवाइड कर सकते हैं। अब डिमार्केटेड बाय रिवर वैली कैसे होगा? कश्मीर, जैसे अगर आप रीजन की बात करें तो कश्मीर हिमालयस कहेंगे, या नेपाल हिमालयस कहेंगे, या फिर हिमाचली रीजन कहेंगे। रिवर वैलीज की वजह से भी आपके रिवर्स फॉर्म करते हैं, जैसे पंजाब हिमालय है, लेकिन रीजनली इसको कश्मीर या आप हिमाचल हिमालय भी कह सकते हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न प्लेन्स में आप पंजाब प्लेन्स की बात करते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग प्लेन्स में अलग अलग रीजन है जहाँ अलग अलग पॉइंट्स हैं। अगर सतलुज और काली रिवर के बीच की बात करें तो आप कुमायूं हिमालय आपको देखने को मिलेगा। काली जिस्ता के रीजन में आपको असम हिमालय भी देखने को मिलेगा। तो आप डिवीजन रीजन के हिसाब से भी कर सकते हैं और रिवर के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली किया जाता है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए ऐसा है कि हमें पता होना चाहिए कि डिवीजन ऐसे भी होता है। अगर हमें मेंस मार्क्स से लिखना पड़ जाए तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर देहरादून की मैं बात करूँ तो किस डिवीजन में आएगा, तो ऑफकोर्स उत्तराखंड में है, गढ़वाल डिवीजन के अंदर आता है। तो ये चेंजेस होते रहते हैं रीजन वाइज, तो इतनी डिटेल में हमें नहीं जाना है। ऐसे क्वेश्चन प्राइमरली इतने नहीं आते, पर आपको ये पता होना चाहिए कौन से रीजन का सबसे बड़ा माउंटेन्स कौन सा। अब अगर हम हिमालयस की बात करें तो हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन सी होगी? वो होगी ब्रह्मपुत्र रिवर, जो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है। फिर दिहांग गॉर्ज है, ये जो रीजन है वहाँ पर ये मुड़ता है बहुत तेज़ी से हिमालय का रीजन, जहाँ पर पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स बनाते हैं, जहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा रेंजेस चलती हैं पूर्वांचल की, चाहे वो पटकाई हिल्स हो, नागा हिल्स हो, मणिपुर हिल्स हो या मिजो हिल्स हो। ये सभी हिल्स इस रीजन में है। मैं रिपीट करूँगा कि आपकी जो हिमालय की रेंजेस चली लास्ट में कहाँ तक आई? ब्रह्मपुत्र में उसकी लास्ट में ईस्टर्न बाउंड्री है। जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ हिमालय जाते हैं तो उनमें एक टर्न देखने को मिलता है जहाँ पूर्वांचल हिल बनते हैं। पूर्वांचल हिल्स में क्या खास बात है? पूर्वांचल हिल हमारे नॉर्थ ईस्ट के हिल्स हैं, नाम से ही पता है पूर्वांचल। और ये हिल्स जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के, वो किससे बने? सैंडस्टोन से और सेडिमेंट्री रॉक से। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जंगल देखने को मिलेंगे। और पूर्वांचल में प्रमुख हिल कौन कौन से हैं? पटकाई हिल्स हुए, नागा हिल्स हुए, मणिपुर हिल्स हुए या मिजो हिल्स हुए। तो ये तो हो गई हिमालयन रीजन की कहानी। मैं अगर इसका एक ब्रीफ रिविजन करूँ तो 3 तरह के हिमालयस होते हैं, अपर हिमालयस, मिडल हिमालयस और लोअर हिमालयस। अलग अलग हिमालयस के अलग अलग रेंजेस होती हैं और आपको याद होना चाहिए कौन सा रेंज कहाँ पर है और किस में सबसे ज़्यादा माउंटेन्स होते हैं कहाँ पे, और दून किसे कहते हैं, द्वार किसे कहते हैं, किसके बीच की बाउंड्री को आप द्वार या दून कहते हैं। आई होप आपको याद रहे, अभी हमने तुरंत डिस्कस किया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं। दूसरा प्रोमिनेंट चीज़ जो है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स, मतलब हमारे जो प्रमुख मैदान है वहाँ। नॉर्दर्न प्लेन्स की जब हम बात करते हैं तो वो 3 प्रमुख रिवर सिस्टम से बनते हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इस रीजन में बहुत सारा एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल क्यों है? क्योंकि नदियाँ बहुत बह रही हैं इस रीजन में, हिमालय की कई सालों से बही आ रही है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिपोजिशन यहाँ किया, कई सारा मलबा या मिट्टी को यहाँ डिपॉजिट किया। इसकी वजह से 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ही बड़े लेवल पे आपका एक रिच सॉइल का एरिया बना है, जो बहुत ज़्यादा क्या है, उर्वरक है। और क्योंकि आसपास बहुत सारी नदियाँ हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है वो कृषि के लिए। उनके आसपास हिमालय का ऊपर बाउंड्री बनती है, जहाँ जंगल है वहाँ से वो रिसोर्सेज भी ले सकते हैं। और यहाँ इसलिए बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की रहती है और इसीलिए इंडिया का मोस्ट पॉपुलस रीजन भी यहाँ पर है। तो यह नॉर्दर्न माउंटेन से रिवर्स आती हैं जो साल भर पानी जिनमें होता है। स्लोप बहुत अच्छी बनी हुई है, मिट्टी काफ़ी उर्वरक है, तो रहने के लिए और क्या चाहिए। और यहाँ पर कुछ रिवरन आइलैंड्स भी बनते हैं। रिवरन आइलैंड्स में से मजूली आइलैंड कंपैरेटिवली दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। किस नदी पर है मुझे बताइए आप, मजूली आइलैंड कहाँ पर है? इसके अलावा जब नदियाँ चलती हैं ऊपर हिमालय से तो वो अलग अलग कोर्स में बहता है, उनके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं। क्यों बनती है? लेट से कोई नदी पहाड़ से चली आई, एक धारा बन के आई, फिर उसके साथ जो अवसाद आया, कुछ चट्टानें जमा होती गई, फिर एक जगह चट्टानें बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगी तो वो अपना रुख बदल लेगी, छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज अलग अलग बन जाएंगी। और इस वजह से शायद हो सकता है यहाँ कोई झरना हो या कभी बारिश हो जाए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो और ये धार काफ़ी मोटी हो जाए पानी की, फिर ये इसके साथ मिलकर एक और नदी बना सकती है। तो इस तरह से डिपोजिशन जितना ज़्यादा होता जाता है उस हिसाब से नदियों की साइज़ और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है, उनकी ट्रिब्यूटरीज अलग अलग होती जाती हैं।
तो इस वजह से आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सारी नदियाँ हैं। स्पेसिफिकली इंडस की बात करें तो 5 नदियों का सिस्टम है रिवर सिस्टम में, जहाँ पर बताइए आपको झेलम, चनाब, रावी, बीस, सतलज जैसी नदियाँ हैं। और यहाँ कई सारे दोआब्स बनते हैं जो नदियों के बीच में हो, चाहे वो छज हो या रचना दोआब हो। इस तरह कई दोआब बनते हैं जो कि इंडस सिस्टम का पार्ट है। मैं रिपीट करता हूँ, नदियाँ बहती हैं जिनमें दोआब्स बनते हैं, कहाँ? पंजाब के रीजन में। और जब गंगा प्लेन उसके बाद स्टार्ट होता है, तो गंगा प्लेन कहाँ है? पहली बात, गंगा प्लेन आपको जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ, ईस्टर्न पार्ट है वहाँ तीस्ता रिवर तक है, वेस्टर्न में घग्गर से स्टार्ट होता है। इसमें पूरा नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट कवर होता है, चाहे वो हरियाणा से लेके हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल का रीजन भी कवर आता है। यहाँ तक कि असम का एक रीजन जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में आता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में, उसका भी कुछ हिस्सा इसमें जोड़ा जाता है। तो ये प्लेन काफ़ी बड़ा है, इसकी डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, पॉपुलेशन काफ़ी डेंस है और रहन सहन भी काफ़ी डेंस है, क्योंकि टेम्परेचर भी काफ़ी अलग अलग है। फॉर एग्जांपल यूपी का कुछ हिस्सा जो पहाड़ों की एरियाज़ के नज़दीक आता है, वहाँ टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है, जबकि जो कोर यूपी है, जो मिडिल यूपी है, कानपुर के बाद का रीजन, वहाँ टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। जब आप बिहार में एंटर करते हैं तो वो प्रायर टू गंगा, शायद पटना का रीजन है, वो एक अलग कल्चरली और सिस्टमेटिकली हिस्सा माना जाता है। वहीं आप राजगीर जैसे एरियाज़ में जाए जहाँ पे ज़्यादा माउंटेन्स कुछ हैं। फिर अगर आप नॉर्थ बिहार में जाए तो वहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा अलग सा रहता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे आप दार्जिलिंग और लेट्स से कोलकाता को कंपेयर करें, बट स्टिल यूपी एंड बिहार और हरियाणा, दिल्ली बड़ा रीजन है, तो इसलिए टेम्परेचर वेरिएशन होता है, उतना ज़्यादा नहीं, पर क्लाइमेट वाइज कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं क्योंकि नदियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं तो बाढ़ ज़्यादा आती है। तो इस वजह से अलग जगह अलग अलग डिपोजिशन भी होता है। कहीं पर नई हमेशा बाढ़ आती है तो काफ़ी ज़्यादा डिपोजिशन होता है, जहाँ पे नई मिट्टी बनती है, उसे आप क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उसे आप? खादर या भांगर? बताइए। उसे आप कहेंगे खादर, खादर है वो। और उससे पहले वाला क्या होगा? भांगर। भांगर मतलब ओल्ड एलवीएम सॉइल और खादर मतलब न्यू एलवीएल सॉइल। तो अब मुझे आप बताइए कि आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, आप जागरूक हैं, किस रीजन में आपको खादर मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं? मतलब कहाँ पे आपको नई मिट्टी, न्यू एलवीएम सॉइल ज़्यादा डिपॉजिट दिखेंगे? आप इमेजिन कीजिए कहाँ ज़्यादा बाढ़ आती है? नॉर्दर्न बिहार, असम, इस रीजन में आपको ज़्यादा खादर मिट्टी देखने को मिलेगी। और जो भांगर है, जो ओल्डर मिट्टी है, वो आपको बंगाल के रीजन देखने को मिलेगी। और फिर भाबर जो है, भाबर उसे कहते हैं जो जब जिस नदियों में नदियाँ वापस आती हैं जिस रीजन में, उसे भाबर बेल्ट कहते हैं। भाबर बेल्ट मतलब जब माउंटेन से नदियाँ आई उसके बाद वो कुछ रीजन के अंदर चली जाती हैं, जहाँ पेबल्स का रीजन होता है, जहाँ वो रीइमर्ज करती हैं, जहाँ पर वो दोबारा धरती के सरफेस पे आती हैं, उसे आप कहते हैं भाबर। तो भाबर, खादर और बांगर, हमने तीनों के बारे में जाना। मैं रिपीट करता हूँ, रिवर्स जब माउंटेन से आती हैं तो वो 8 से 16 किलोमीटर की एक रीजन है शिवालिक्स के पास, जिन्हें भाबर कहते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पत्थर होते हैं, कंकड़ भरे होते हैं, नदियाँ उसमें डिसअपेयर हो जाती हैं, फिर वो उसके नीचे नीचे बहने लगती हैं, फिर वो उभर के सामने आती हैं कहाँ पर? भांगर में। और फिर खादर कौन सा रीजन है उसके बाद आता है? जहाँ पे नए डिपॉजिट्स होते हैं। तो जो ओल्डर एलवीएम का पार्ट है वो कहाँ पर है? भांगर का है। और यहाँ पर कैसे डिपॉजिट्स होंगे? वहाँ पर कैलकेरस डिपॉजिट्स होंगे। कैलकेरस डिपॉजिट मतलब कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स होते हैं, क्योंकि यंग, और इसके बाद यंग डिपॉजिट्स आते हैं, मतलब जो ज़्यादा उर्वरक होते हैं, क्योंकि उनमें हाल में नया मलबा आया होता है, इस वजह से वो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, जिसे आप कहते हैं खादर। तो मैं इस के थ्रू बताता हूँ। देखिए, हिमालय है, हिमालय के बाद यहाँ नदियाँ आई, ठीक है, क्योंकि माउंटेन का कोर्स था, नदियों के पास बहुत ज़्यादा पानी था, काफ़ी फोर्स से आती है। फिर भाबर के अंदर ना वो इसके नीचे से निकलती हैं, फिर यहाँ आती हैं बाहर। तो ये रीजन जहाँ पे कंकड़ है वो भाबर का हो गया। उसके बाद वो ऊपर आए, जो बांगर का रीजन है वो कौन सा रीजन है? बांगर रीजन कौन सा रीजन है? जो कि ओल्डर एलवीएम सॉइल का। उसके बाद आपका खादर का रीजन आएगा, जहाँ न्यू एलवीएल सॉइल का रीजन आता है। और ये आपकी बेसिकली रिवर वैली हो गई, जहाँ से रिवर बह रही है। तो इस तरह की फॉर्मेशन आपकी बनती है। फिर यहाँ पर आप ये कहेंगे रीजन फिर खादर होगा, ये ऊपर वाला भांगर होगा, मतलब भांगर का रीजन खादर से थोड़ा ऊपर होगा। नदी बह रही है, यहाँ डिपॉजिट कर रही है। पहले नदी यहाँ बहा करती थी, यहाँ इसने बहुत सारा मलबा डिपॉजिट किया, फिर धीरे धीरे खिसक खिसक के साइड आते चली गई। तो ये रीजन पुराना हो गया और थोड़ा ऊंचा हो गया। इसके नीचे के रीजन में जहाँ नया डिपॉजिट रिवर करती है वो खादर है, उसके ऊपर का रीजन भांगर है, उसके ऊपर क्या है? भाबर, और भाबर के ऊपर क्या है? पहाड़ है आपके। तो बेसिक ज्योग्राफी कहानी है ये। अगर हम इंडिया के मैप पर नदियों का फॉर्मुलेशन देखें तो हम देखेंगे नदियाँ जो मूव कर रही हैं, वहाँ पर आपको इधर हिमालयन रेंज दिख रही है, उसके बाद आपको भांगर और लास्ट में या खादर दिखेगा। तो उसी तरह से अगर हम इंडिया के मैप को गौर से देखें तो हम यहाँ पर कई रीजन्स भी देखते हैं, जो हमारा अगला फोकस है। जब हम रीजन्स की बात करें तो जो
पेनिनसुलर इंडिया है, ये जो रीजन है ना यहाँ से यहाँ तक का, इसे आप पेनिनसुला कहेंगे। पेनिनसुला आप उसे कहते हैं जो 3 तरफ से नदी पानी से घिरा हुआ हो, वो रीजन। तो इंडियन पेनिनसुला, जैसे आपको पता है, दुनिया के सबसे पुराने एंशियंट लैंड मासेस में से एक है। इसमें प्राइमरली 2 तरह के आप डिवीजन कर सकते हैं। एक नर्मदा रिवर आपको दिखेगी यहाँ कहीं, ये है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर डिवाइड करती है, मतलब नर्मदा रिवर और विंध्या रेंज जो है उसके नॉर्थ साइड का रीजन जो है ना, उसको आप सेंट्रल हाईलैंड कह सकते हैं, मतलब सेंट्रल हाईलैंड्स। इसमें आपको मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान तक का रीजन और झारखंड तक का रीजन आता है। उसके बाद के नीचे को आप डेक्कन प्लेट्यू का नाम दे सकते हैं, जहाँ पर आपका निचला पेनिनसुलर रीजन है। जब हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं, उस पेनिनसुला में कई पहाड़ी श्रृंखलाएं भी हैं और कई सारे पठार हैं, यानी प्लेट्यूज भी हैं। अगर हम श्रृंखलाओं की बात करें तो हम ईस्ट वेस्टवर्ड अगर शुरू करें तो पहले अरावली रेंज आती है। अरावली से पहले काठियावाड़ की रेंज आती है जो गुजरात में है, या रण ऑफ कच्छ की। तो काठियावाड़ की रेंज के बाद आप देखेंगे अरावली रेंज है। अरावली की कुछ पहाड़ियाँ आपको राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई हैं। दिल्ली में जो रिजेस हैं जहाँ पे राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है, वो सारे इसी के हिस्से आती हैं। और अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों की श्रृंखला में से एक है। काफ़ी ज़्यादा इरोजन हुआ है, इस वजह से और ज़्यादा छोटी हो चुकी है साइज़ की। इसके अब अगर और ईस्टवर्ड अगर आप जाएंगे तो बुंदेलखंड, भागेलखंड, रामगढ़ हिल जहाँ पर है, फिर आप देखेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू और उसके बाद हज़ारीबाग प्लेट्यू। तो ये आपको मेघालय प्लेट्यू नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देगा। तो आप देखेंगे यहाँ काफ़ी ब्रॉड है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। ये जो रीजन है सेंट्रल हाईलैंड का काफ़ी ब्रॉड है। फिर यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा नैरो होता चला जाता है जैसे ईस्ट की तरफ जाते हैं आप। तो अगर आप वेस्ट टू ईस्ट आप ध्यान रखें तो आपको इंडिया का जो ये प्लेट्यू रीजन है इसको अच्छे से समझ आ जाएगा कहाँ पे कौन सा रीजन है। कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम ऐसे जाते हैं कि सबसे पहले काठियावाड़ का रीजन आएगा गुजरात में, फिर राजस्थान का आपको अरावली का रीजन आ रहा है, उसके बाद आपको बुंदेलखंड, भागेलखंड, हज़ारीबाग, छोटा नागपुर और मेघालय प्लेट्यू का रीजन आ रहा है। और इसी बीच में जो बीच का रीजन है ये सब नर्मदा के नॉर्थ में है। नर्मदा के साउथ में डेक्कन का प्लेट्यू आता है। तो जब नर्मदा के नॉर्थ में बात करें, नर्मदा के नॉर्थ में कई सारी पहाड़ों की रेंजेस भी आती हैं। ये वो रेंजेस हैं जो कि अंदरूनी रेंजेस हैं, मतलब जो माउंटेन्स की हिल्स की रेंजेस हैं वो इंटरनली है। जैसे माउंटेन्स बाहर की तरफ इंडिया में वैसे नहीं, ये अंदर के रीजन में आते हैं, जैसे मैकाल हिल्स या अमरकंटक, ऐसे कई रीजन हैं जो यहाँ पड़ते हैं। तो इस मैप के थ्रू हमें ये देखना है कि कहाँ पे कौन सा रीजन है। जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा के नॉर्थ में है, उसके नीचे डेक्कन प्लेट्यू आएगा। डेक्कन प्लेट्यू के अंदर 2 प्रमुख डिवीजन होते हैं, एक होता है जो मैसूर प्लेट्यू है वो, और दूसरा है तेलंगाना प्लेट्यू वो। और अगर हम सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें, जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्ट इंडिया में आपको पार्ट पड़ेगा, चाहे वो अरावली हो या बुंदेलखंड हो, भागेलखंड हो। तो इस तरह से डिवीजन होता जाता है, लास्ट में मेघालय प्लेट्यू तक वो जाता है। तो ये बेसिक डिवीजन हमने मैप पे देख लिया। आइए अब इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात की मैंने, प्लेट्यू पेनिनसुला क्या होता है आपको पता है। ये रीजन टेबल लैंड है, यहाँ पर बहुत सारे ओल्ड क्रिस्टलिन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक क्यों है आपको पता ही है। बेसिकली एक प्लेट्यू है, डेक्कन का रीजन है जहाँ इग्नियस रॉक यानी कभी लावा विस्फोट के थ्रू रॉक्स फॉर्म हुए हैं, और मेटामॉर्फिक है, इसका मतलब ये कि काफ़ी टाइम में यहाँ पर मिला है इस रीजन को माउल्ड करने के लिए रॉक्स को। प्लेट्यू काफ़ी ब्रॉड है और सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन जैसे 2 प्रमुख एरियाज़ में डिवाइडेड है। अगर हम और इसके डेप्थ में जाएं तो जो मालवा प्लेट्यू है उसे आप मोस्टली सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, जो हमने भी देखा था नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, जिसे आप मालवा प्लेट्यू कहते हैं। सेंट्रल हाईलैंड साउथ से लेके नॉर्थ ईस्ट के रीजन में आपको उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं। तो जो नदियाँ बहती हैं इस रीजन में वो कौन कौन सी हैं, चंबल हुई, सिंध हुई, बेतवा हुई। चंबल के रीजन में आपको क्या दिखता है, बहुत सारे रेविन्स दिखते हैं। अब आप अगर इस मैप पे देखें तो यहाँ आपको बेतवा दिखेगी, चंबल दिखेगा, बानस रिवर। तो ये सारी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना से मिलती हैं। तो इस रीजन में आपको बहुत सारी बैडलैंड टोपोग्राफी दिखती है, बीहड़ जिसे आप कहते हैं हिंदी में, वो रीजन यहाँ आपको दिखाई देगा बुंदेलखंड के रीजन के आसपास। तो ये सारी रीजन जो आपको दिख रहे हैं, ये रिवर्स के बाद का रीजन जो था, जो आपको बाद में कहाँ ले जाता है, छोटा नागपुर तक ले जाता है, प्लेट्यू तक, उसके बाद आप मेघालय प्लेट्यू तक जाते हैं। तो वो आगे जाके नर्ग होते जाते हैं, जो हमने मैप पे देखे थे कि ये आगे जाके नैरो हो रहा है। यहाँ काफ़ी ब्रॉड है ये रीजन पूरा का पूरा, फिर ये आगे नैरो हो रहा है। नैरो रीजन आगे तक जाकर कहाँ कल्मिनेट करता है, मेघालय प्लेट्यू के पास तक। तो ये ईस्टवर्ड एक्सटेंशन बुंदेलखंड, भागेलखंड से होते हुए काफ़ी दूर तक जाता है। तो छोटा नागपुर रिवर के पास कौन सी बाउंड्री है, वो है डेक्कन प्लेट्यू की, वो है दामोदर रिवर की। उसके बाद बात आती है डेक्कन प्लेट्यू की। डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगुलर लैंडमास है जो कि साउथ साइड ऑफ नर्मदा रहता है। ये है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मैसूर प्लेट्यू है और तेलंगाना प्लेट्यू प्रमुख रूप से
आते हैं। इसके अलावा बीच में सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज में आपको महादेव, कैमूर और मैकाल रेंजेस दिखते हैं जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। और यहाँ पर जो प्रमुख नदियाँ कुछ जो रेंजेस से बहती है वो नर्मदा, तापी और महानदी है, जो हम रिवर सेक्शन में और डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा अगर हम इस रीजन में देखें तो जो डेक्कन प्लेट्यू की स्प्रेड है वो वेस्ट में ज़्यादा बड़े हैं और स्लोप होता है ईस्ट की तरफ। अगर आप इंडिया के पूरे मैप को ही देखें तो यहाँ ना स्लोप है, इस साइड स्लोप है, यहाँ ये स्लोप ईस्ट की तरफ है। इस स्लोप का मतलब क्या है, जो नदियाँ हैं ना वो बहुत लंबा हिस्सा लेकर इधर की तरफ आती हैं। मोस्टली जो नदियाँ हैं वो बे बंगाल में जाती हैं, ना कि अरबियन सी में। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है वो ईस्टवर्ड है, वो नॉर्थ में ऊपर से लेकर नीचे तक है। और ऐसा ही आप डेक्कन प्लेट्यू में भी देखेंगे। तो डेक्कन प्लेट्यू में भी वही कहानी है। जो बाकी आपका जो मेघालय प्लेट्यू है, एक्सटेंशन जो इस प्लेट्यू का है ओवरऑल, वो करबी एंगलोंग और नॉर्थ चाचर हिल्स के बीच में है। और वो एक छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेटेड है, जो आप मैप में देख सकते हैं इस रीजन में। ये हो गई हमारी कहानी प्रोमिनेंट हिल रेंजेस की, जो ईस्ट की थी। ईस्ट में तो 3 बड़ी रेंजेस हैं जो आपको पता ही है, जो 3 बड़ी ट्राइब्स के ऊपर हैं, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, जो कि इन तीनों बड़ी ट्राइब्स के ऊपर नामांकित हैं। तो ये हो गए हमारे प्राइमरी प्लेट्यूज जो हमने इस तरफ देखे अभी। अब अगर आप मेघालय के एक मैप को देखें तो आपको इस तरह दिखेगा, जहाँ नॉर्थ कैरो हिल्स, ईस्ट कैरो हिल्स और ये ढेर सारी डिवीजन्स हैं हिल्स के। तो इतनी डिटेल में अभी नहीं जाना है हमें। इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और बड़ा लैंडफॉर्म जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का है। जो घाट्स हैं, जो इंडिया के कोस्टल प्लेन्स हैं उसके आसपास घाट्स, यानी एक जो एजेस हैं इंडिया की डेक्कन प्लेट्यू के प्राइमरीली, वहाँ पर आपको ये पैरेलल आती हैं। ये बीच बीच में कुछ पासेस हैं आने जाने के लिए, कुछ पहाड़ियों की श्रृंखला। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, मतलब एक जो ईस्ट में है वो ईस्टर्न घाट है, जो वेस्ट में है वो वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से ज़्यादा लंबी है और वेस्टर्न घाट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट है। यानी ईस्टर्न घाट से बहुत सारे स्पेसेस हैं बीच में, टूटा टूटा सा एरिया है, कंप्लीट नहीं है पर्वतों की श्रृंखलाएँ, जबकि वेस्टर्न घाट काफ़ी हद तक अभी तक कंप्लीट है। और इस वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होती है और एवरेज एलिवेशन भी वेस्टर्न घाट्स की ज़्यादा है ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले। वेस्टर्न घाट का एवरेज एलिवेशन 900 से 1600 मीटर तक का है, जबकि ईस्टर्न घाट सिर्फ 600 मीटर के आसपास की है। तो जब हम घाट्स की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है स्पेसिफिकली वो बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का, और यहाँ पे कई मात्रा में कई सारी हरियाली और एवरग्रीन फॉरेस्ट तक हैं। और ईस्टर्न घाट जो है वो कहाँ पर है, वो आपकी महानदी से लेकर नीलगिरीज तक है। ये नीलगिरीज आपकी क्या है, जो कल्मिनेशन पॉइंट है जहाँ दोनों मिलते हैं। ये रीजन हो गया आपका ईस्टर्न घाट्स का, ये रीजन हो गया वेस्टर्न घाट्स का, इस रीजन में दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ कई सारी पहाड़ियाँ इस रेंज में आती हैं। और वेस्टर्न घाट अगर हम पहले देखें तो वेस्टर्न घाट में ओरोग्राफिक रेन बहुत ज़्यादा होती है। ओरोग्राफिक रेन क्या होती है, मतलब लेट्स से एक पहाड़ है और यहाँ इधर छोटे से पहाड़ और हैं, यहाँ पर कोई लैंडफॉर्म ऐसे फॉर्म कर रहा है, कुछ बादल आए, यहाँ बारिश टकरा गए, यहाँ बारिश हो जा रही है, तो इस रीजन के बाकी एरिया में बारिश ही नहीं हो पाएगी, ये शेडो रीजन बन जाएगा। ओरोग्राफिक रेन होती है, यहाँ से बादल आए, बादल आके इससे टकराए पहाड़ों पर, यहाँ बारिश करके चले गए, तो काफ़ी ज़्यादा जो बारिश होती है वो इस रीजन में होती है और बाकी शेडो रीजन बन जाता है जहाँ कभी बारिश नहीं होती। ऐसी बरसात को हम ओरोग्राफिक रेन कहते हैं, जो कि वेस्टर्न घाट में बहुत देखने को मिलती है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नदियों में पानी भी रहता है और वेस्टर्न घाट में की महत्वता इसलिए और बढ़ जाती है। तो रेन विंड जो है वो इस तरफ से आती है और वेस्टर्न स्लोप पे टकरा जाती है और इस रीजन में काफ़ी बारिश होती है, और इसके बैक जो शेडो रीजन है वहाँ बारिश नहीं होती, तो पानी की थोड़ी कमी रहती है। वेस्टर्न घाट्स को अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो अनामुडे है और डोडा बेटा है। अनामुडे नंबर 1 है और नंबर 2 पे कौन सी है, डोडा बेटा। और ईस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है वो महेंद्रगिरी है। ईस्टर्न घाट्स की पीक्स को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, महेंद्रगिरी और विशाखापट्टनम पीक के बीच में कन्फ्यूजन है। नॉर्मली जो इस एनसीईआरटी में मेंशन है तो महेंद्रगिरी है, पर कहीं कहीं विशाखापट्टनम की पीक को भी मेंशन किया गया हाईएस्ट पीक। तो अगर आपका ऑप्शन में विशाखापट्टनम पीक आती है तो आप उसको पिक करेंगे, अगर महेंद्रगिरी भी आती है तो आप महेंद्रगिरी को पिक कर सकते हैं इन ईस्टर्न घाट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेजर्ट के बारे में। जब हम डेजर्ट की बात करें तो रेगिस्तान, अगर हम इंडियन डेजर्ट की बात करें, जो इंडियन डेजर्ट इंडिया के वेस्टर्न मार्जिन्स पे मिलते हैं, स्पेसिफिकली अरावली हिल्स के आसपास काफ़ी सैंडी प्लेन है। कहाँ पर मिलते हैं तो राजस्थान में मिलते हैं, हम सबको पता है। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और रेनी सीजन में काफ़ी स्ट्रीम्स आती हैं, पर क्योंकि पानी काफ़ी नहीं होता, कोई ऐसी चट्टान नहीं है सब टकराए तो बारिश नहीं होती। यहाँ इकलौती नदी जो इस रीजन में है वो कौन सी है, लूनी है। तो डेजर्ट रीजन इंडिया का उतना बड़ा है भी नहीं और इसमें हमें ज़्यादा कुछ कवर भी नहीं करना, पर एक दो बेसिक चीज़ें हैं जो बर्चन्स वो शेप होती हैं ड्यून्स की ऐसी तरह से जो आपको दिखती हैं, इन्हें आप बर्चन्स कहते हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे प्रोमिनेंट फीचर्स हैं जो बिल्डअप होते हैं। जब हम डेजर्ट को कवर करेंगे तो उसमें जाएंगे, पर इंडिया के रीजन में हमको इतना पता होना चाहिए कि किस रीजन में है। अरावली के वेस्टर्न मार्जिन में डेजर्ट्स हैं इंडिया के और वो मोस्टली थार के रीजन में आते हैं।
अब इसके बाद जो एक प्रमुख फिगर है वो है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन मतलब जो तटीय इलाके हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जैसे हमें पता है वेस्टर्न कोस्ट जो है वो वेस्टर्न घाट की है और अरबियन सी के बीच की नैरो प्लेन है। इसमें कोंकण और कन्नड़ प्लेन आते हैं और मालाबार कोस्ट आते हैं, जो 3 प्रमुख एरिया हैं। 3 सेक्शन है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोस्ट कोंकण है, उसके बाद सेंट्रल जो कन्नड़ प्लेन है, उसके बाद मालाबार कोस्ट है। मालाबार कोस्ट केरला के पास आएगा, कन्नड़ प्लेन कर्नाटका के बीच में आएगा और कोंकण जो है वो मुंबई और गोवा के रीजन में आएगा, जो 3 प्रमुख रीजन आते हैं कोस्टल प्लेन्स के। कोस्टल प्लेन अगर की आप बात करें बे ऑफ बंगाल के हिसाब से तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा वाइड है और नॉर्थ में वो नॉर्दर्न सरकार कहलाते हैं, जबकि साउथ में वो कोरोमंडल कोस्ट कहलाते हैं। कई सारी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कावेरी, ये सब यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। किस साइड? बे ऑफ बंगाल की साइड, यानी ईस्टर्न साइड में। चिलिका की लेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर ही। तो जब भी आप इंडिया का मैप देखें तो आपको काफ़ी क्लियरली होना चाहिए कि ईस्ट कोस्ट में चिलिका की लेक है और गोदावरी काफ़ी ज़्यादा डेल्टास बना रही हैं और हमें पता है कि ईस्टर्न जो घाट है वो भी ज़्यादा कंटिन्यूस नहीं है, तो इस वजह से यहाँ जो प्लेन्स है ज़्यादा कंटिन्यूस है उस मुकाबले। और चिल्का लेक की खास बात क्या है, इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है और कहाँ पर है? उड़ीसा में। और कहाँ पर आती है? महानदी डेल्टा के पास। इसके बाद जब प्रमुख एक फिजिकल चीज़ें बच रही हैं वो है आइलैंड्स। आइलैंड्स मतलब द्वीप हैं। द्वीप में जो 2-3 प्रमुख इंडिया में द्वीप हैं वो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो मालाबार कोस्ट के पास है, यानी केरला के पास है। बहुत सारे कोरल आइलैंड है इसमें। ये कोरल खास बात है, कोरल आइलैंड है। एरिया है वो कौन सा है? मिनिकॉय सबसे बड़ा आइलैंड है इसका। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कैपिटल कह सकते हैं उसको, वो कौन सा है? कवरटी आइलैंड। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ डाइवर्सिटी है क्योंकि काफ़ी अनछुआ इलाका है, पॉल्यूशन बहुत कम है। इसमें पिट्टी आइलैंड एक जगह है जो कि बर्ड सेंचुरी है काफ़ी फेमसली। कौन सा आइलैंड? पिट्टी आइलैंड। कहाँ पर है ये? लक्षद्वीप में। और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कवरटी आइलैंड्स पे। अब जो लक्षद्वीप की बात है, इसके अलावा जो दूसरा बड़ा एक एरिया आता है वो कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल के रीजन में आते हैं और ये थोड़े साइज़ में बड़े हैं पर ज़्यादा मात्रा में भी हैं। और ये एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स है। सबमरीन माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है कि जो हिस्सा समुद्र के तल पर कोई माउंटेन है, मान लीजिए समुद्र के तटीय एरिया पे कोई माउंटेन है, वो समुद्र ऊपर तक फैला हुआ है पानी, उसके नीचे ही पानी के अंदर ऐसे माउंटेन्स रहते हैं, उन्हें हम सबमरीन माउंटेन्स कहते हैं। अंडमान निकोबार के बारे में कहा जाता है कि वो वैसे सबमरीन माउंटेन्स हैं जो थोड़े बढ़ते बढ़ते सरफेस के ऊपर तक आ गए, इस वजह से ये फॉर्म कर गए आइलैंड्स, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। तो ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स की खास बात यह कि यहाँ इकलौता इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है जो है बैरन आइलैंड्स में। और काफ़ी ज़्यादा फ्लोरा फाइना है यहाँ पर। हाल में यहाँ पर कोशिश की गई इसकी कनेक्टिविटी बढ़ाने की, कुछ आइलैंड्स को रीनेम किया गया। वो क्या नाम था आप मुझे बताएंगे। इक्वेटर के काफ़ी पास है, इक्वेटरल क्लाइमेट है, फॉरेस्ट कवर काफ़ी थिक है और इंडिया के लिए स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इंडिया का जो रीजन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और काफ़ी यहाँ पे उम्मीदें हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिसोर्सेज इस एरिया में उपलब्ध है। इस वजह से काफ़ी सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण एरिया। तो जो बड़े 2 द्वीप समूह है वो है लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। इसके बाद यदि हम बात करें, जो खास बात यहाँ की है वो ये है कि यहाँ से आप एक जो चोक पॉइंट इन द सेंस ट्रेड रूट को लेके अगर आप किसी देश के शिप्स को रोकना चाहते हैं वो रोक सकते हैं। और जो 2 इंडिया के तटीय देश हैं जिनके साथ इंडिया का बाउंड्री लगता है, चाहे वो मालदीव्स हो, वो भी इनके आसपास है। अब या फिर एक और रीजन कौन सा है दिखता है आपको यहाँ के आसपास? कोको आइलैंड जिसके आसपास है वो कहाँ है? वो किस देश का है? जो कि सुमात्रा का रीजन है उससे भी डिफरेंट। अगर हम ग्रैंड चैनल की बात करें तो वो एक ऐसा एरिया है जो डिफ्रेंशिएट करता है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को। वहीं 8 डिग्री चैनल जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है मिनिकॉय और मालदीव्स को। मिनिकॉय कहाँ है? मिनिकॉय लक्षद्वीप में है और मालदीव्स उससे थोड़े डिस्टेंस पर है जहाँ के बीच में 8 डिग्री चैनल है। तो ये बेसिक आइलैंड की हमने कहानी देखी क्योंकि इंपॉर्टेंट है और क्या जो बेसिक फॉर्मुलेशन है इंडिया के फिजिकल फीचर्स की हमने देख लिया। बाकी जो और चीज़ें हम इन डेप्थ करेंगे, जो प्लेन्स हैं वहाँ पहले लोग बस रहे थे, ज़्यादा बस रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बेसिक चीज़ें हमें पता है, ये हम इसको और डेप्थ में आगे कवर करेंगे। ये टॉपिक ऑलमोस्ट इतना ही था। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम वो देखते हैं ताकि याद कर सके हमें कितना याद है। एक क्वेश्चन देखिए, एक लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रिफर्ड एट, क्या कहते हैं उसको बताइए। इट इज। दूसरा क्वेश्चन है माउंटेन रेंज ऑन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार, ये कौन सा हिस्सा है बताइए। आपने मैप देख कर बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप जो है साउथ ऑफ गोवा उसे आप कौन सा एरिया कहते हैं इनमें से। जो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की वो कौन सी है मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।